नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है आपका मॉडल पेपर 2, जो इंडियन आर्मी जीडी से रिलेटेड आपका होगा, पर आप इसे किसी भी पेपर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज मैं लगभग 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, और ये क्वेश्चन जो आपके रिलेटेड होंगे वो जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस से रिलेटेड होंगे। और अगर मैं बता दूं तो मेरा नाम है सुमित त्रमोला, और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करें तो पहली जो चीज़ आती है वो आती है आपकी, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ बेरी बेरी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन होता है आपका बी, और खासकर अगर बेरी बेरी की बात करूँ तो ये विटामिन होता है आपका B1 की कमी के कारण, जैसे थायमीन बोलते हैं। यहाँ पे याद रखें, हमारे शरीर को, ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर को लगभग 13 विटामिन की ज़रूरत होती है। ये आप याद रखिए, जिसमें से 8 तो आपके बी ग्रुप से ही आते हैं और 7 आपके बाकी आते हैं। इसमें ए आता है, आपका सी आता है, डी आता है, ई आता है, के आता है। तो इस तरीके के आपके विटामिन होते हैं। बात करें अगर ए की, यहाँ पे ए होगा तो इसको रेटिनॉल बोलते हैं। बी को आपका B1 अगर बोले थायमीन बोलते हैं। सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और डी को बोलते हैं आपका कैल्सिफेरॉल। तो इन्हीं के बारे में देख लेते हैं, मैंने आगे लिखी हुई है स्लाइड्स में। तो अगर बात करें तो ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर स्टार्ट करो तो ए से, तो ए को रेटिनॉल बोला जाता है, B1 को थायमीन बोला जाता है, B2 को राइबोफ्लाविन बोला जाता है, B3 को आपका निकोटिनामाइड बोला जाता है, और B5 की अगर बात करें पेंटोथेनिक होता है, और B6 को बोले तो पाइरोक्सिन होता है, B7 बायोटीन होता है, फिर B9 आपका फॉलिक एसिड होता है। आपका अगर बात की जाए B12 की, तो इसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं। इसमें कोबाल्ट कंटेंट पाया जाता है, जो आपका कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सी की अगर बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड बोला था मैंने, डी को आपका कैल्सिफेरॉल बोला जाता है, ई को आपका टोकोफेरॉल बोला जाता है, और के को फाइलोकिनोन बोला जाता है। वहीं अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव है जिनके सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो, तथा गंधक आदि तत्वों से बने सक्रिय एवं जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ये आप याद रखना, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा गंधक जैसे तत्व भी शामिल होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा उस यौगिक को, जिसमें अगर बात की जाए कि उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लिया जाता है। याद रखना, अगर बात की जाए 1935 से पहले की, 1935 वो ईयर था जब आपका सिंथेटिक रूप में हम लेने लग गए थे किनको, आपका विटामिन्स को। जैसे विटामिन आपका सी हो गया। 1912 में विटामिन की खोज का जो श्रेय जाता है, वैसे नाम जो रखा था वो फंक ने रखा था। ये आप जरूर याद रखिए। ठीक है ना। और हमारे शरीर को इनकी सूक्ष्म मात्रा की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं होती। दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होते हैं आपके वसा के द्वारा वसा में घुलनशील, तथा एक होते हैं आपके जो पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील आपके बी और सी होते हैं, ये आप याद रखना। बाकी सारे आपके वसा में घुलनशील होते हैं। जैसा मैंने बोला था, ए को रेटिनॉल बोला जाता है, B1 जो आपका मेन होता है वो थायमीन बोला जाता है, सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, डी को आपका कैल्सिफेरॉल बोला जाता है, ई को टोकोफेरॉल, और के को फाइलोकिनोन बोला जाता है। इसको B2 विटामिन बोलते हैं। ठीक है ना। सॉरी, ई को B2 विटामिन बोलते हैं। ये जो के होता है ना आपका, ये आपका ये क्लॉटिंग के लिए होता है, ब्लड का थक्का बनाने के लिए ज़रूरी होता है शरीर के बाहर। ए को B2 विटामिन बोलते हैं। एंटी स्टर्लिटी आपका विटामिन भी बोलते हैं, मतलब प्रजनन क्षमता काफ़ी ज़्यादा इस पर क्या करती है आपकी, डिपेंड करती है। विटामिन डी जो होता है कैल्शियम से रिलेटेड होता है। ऑस्टियोमलेसिस जैसी बीमारी, रिकेट्स जैसी बीमारी यहाँ पे देखने को मिलती है। सी जो होता है स्कर्वी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी जैसी बीमारी इसमें देखने को मिलती है। B1 जो होता है थायमीन होता है, बेरी बेरी रोग। और ए जो होता है आपका रेटिनॉल बोला जाता है, जिससे आपको नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, वर्णांधता जैसी बीमारी, कैटरैक्ट्स हो गया, मोतियाबिंद जैसी बीमारी, या फिर अगर बात करें जीरोप्थेल्मिया जो आपका आंख से संबंधित, जिसमें आंखें क्या हो जाती हैं आपकी, सूख जाती हैं और आंखें ख़राब हो जाती हैं, इस तरह की बीमारी आपको देखने को मिलती है। बात करें अगर आगे, तो विटामिन बी के प्रकार लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि विटामिन बी के देखो, तो मैंने बोला था विटामिन B1 जो आपका थायमीन होता है, B2 आपका राइबोफ्लेविन होता है, B3 आपका निकोटानामाइड या नियासिन भी बोलते हैं इसे, B5 को पेंटोनिक एसिड बोलते हैं, B6 को पायरोक्सिन बोलते हैं, B7 को बायोटिन और B12 को आपका साइनोकोबालामिन बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं और इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। बिपिन चंद्र पाल के नाम से जो आपके रेवोल्यूशनरी नेता थे, मतलब अगर बोला जाएगा तो दो तरीके के नेता आपको देखने मिलते हैं कांग्रेस की राजनीति में स्वतंत्रता से पहले। तो उसमें थे आपके गर्म दल के नेता और नरम दल के नेता। गर्म दल के नेता जब हम बोलते हैं लाल बाल पाल, ठीक है, तो उसमें एक थे आपके बिपिन चंद्र पाल, तो उन्हीं के नाम पे आपने याद रखना है। विपिन से आपने विटामिन बी को याद करना है, चंद्र से आपने सी को याद करना है और पाल से आपने प्रोटीन को भी याद करना है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में आपके संश्लेषित हो जाते हैं। विटामिन बी और सी के अलावा जो बाकी होते हैं एडी के, ये वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब आपका फैट सॉल्युबल होता है, ये आप याद रखिए। विटामिन की खोज FG हॉफकिंस ने की थी, याद रखिए। खोज का जो श्रेय जाता है वो हॉफकिंस को जाता है, ठीक है ना, पर जो नाम दिया था वो फंक ने दिया था लगभग 1911 या 12 के आसपास। विटामिन उत्तकों में एंजाइम का निर्माण करते हैं या एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर की उपापचय जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है आपका, विटामिन B7 बायोटिन भी होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट जो होता है वो 60 होता है, याद रखना कोबाल्ट 60। कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है ना, कैंसर से बचाव के लिए। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, याद रखना, हमारी सेल्स नहीं करती हैं, एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है। हमारा शरीर इसे जनरेट नहीं करता, हमें बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा संश्लेषित होता है और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, याद रखना। विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त नहीं होता, जैसे हम पढ़ते हैं सूर्य से हमें क्या होता है विटामिन डी, नहीं, हमारी जो बॉडी होती है इसे खुद जनरेट कर देती है। जैसे के जो होता है विटामिन के, इसके लिए बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई, जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, वहाँ पे ये मौजूद होता है, जो क्या करता है आपका विटामिन के को प्रोड्यूस करता है क्लॉटिंग के लिए। उसी तरीके से डी भी हमारे शरीर में खुद ही बन जाता है और इसे जनरेट करने के लिए, ठीक है ना, इसे जनरेट करने के लिए आपका सूर्य की गर्मी की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेस की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन के जो होता है ये मैंने बता दिया आपका कॉलन की तरफ होता है, मतलब जो आपका बड़ी आंत होती है उसकी तरफ होता है, आपको देखने को मिलता है। और उस बैक्टीरिया को मैंने बताया कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। इन विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा के एक सदस्य के लिए अवधि होती है तो ये 6 साल की होती है। हर 2 साल में आपका जो होता है 1/3 जो आपके होते हैं सदस्य, मतलब मान लीजिए अगर 30 सदस्य आपके संसद में, तो उसमें से 1/3 की अगर बात करें तो 1/3 की अगर बात करें तो 10 सदस्य हर 2 साल में आपके क्या होंगे, हट जाएंगे और उनकी जगह 10 नए सदस्य आपके ज्वाइन करेंगे। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो होता है लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा होती है, इसे अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ अपर हाउस, ठीक है ना, उच्च सदन बोला जाता है, जबकि लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है। राज्यसभा में लगभग आपके 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 क्या होते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ये आप याद रखिए। प्रत्येक राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल के आसपास होता है और 2 साल में हर कोई क्या होता है आपका सेवानिवृत्त होता है, ये आप याद रखना। अगर अभी बात करूँ तो अभी आपके जो सभी पदेन सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति हैं, आपके कौन है अभी, वेंकैया नायडू, ये 13वें नंबर के, ये आप याद रखना। उपसभापति की अगर बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह, ये JDU से आते हैं, बिहार की पार्टी जो, ठीक है, नीतीश कुमार की पार्टी है। सदन के नेता की अगर बात करें तो लोग राज्यसभा में जो आपके बोल सकते हैं लीडर ऑफ गवर्नमेंट है या सदन के नेता है वो थावरचंद गहलोत है, ठीक है ना, तो ये आप याद रखना, ठीक है। विपक्ष के नेता की बात करें तो गुलाम नबी आ जाते हैं, ये आपके कांग्रेस से आते हैं। लोकसभा की अगर मैं बात करूँ, लोकसभा में हमेशा याद रखिए कि सदन का नेता हमेशा प्रधानमंत्री होता है, मतलब अभी नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना, अभी नरेंद्र मोदी है, ये आप याद रखना। विपक्ष के नेता अभी अधीर रंजन चौधरी है, ये आपके कहाँ से आते हैं, ये भी आपके कहाँ से आते हैं, कांग्रेस से आते हैं, ये आप याद रखना। पहली बार जब चुनाव हुए थे वो 1952, उसी के बाद आपका राज्यसभा लोकसभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इससे पहले राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था, ये भी आप याद रखना, स्टेट काउंसिल के नाम से जाना, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आप सभी जानते हैं, बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है। पर एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर आज की डेट में उपग्रहों की बात की जाती है तो किताबों में जो आपका भी लिखा हुआ है तो वो बृहस्पति को बताता है, बृहस्पति के पास 79 ग्रह हैं। पर अभी हाल में ही आपकी रिपोर्ट आई थी पिछले साल
कि सैटर्न के पास अब 82 हो चुके हैं। सैटर्न मतलब आपका शनि के पास कितने हो गए, 82 हो गए। तो उपग्रहों की संख्या शनि के पास सबसे ज़्यादा है। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम टाइटन है। और जो अगर बृहस्पति के सबसे बड़े ग्रह की बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह की बात की जाएगी तो उसका नाम गैनीमेड है, ये आप याद रखना। और ये पूरे हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा है। सौरमंडल की अगर बात करूँ तो सूर्य क्या है आपके केंद्र में। उसके अलावा आपके बुध हो गया, उसके बाद शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, आपका बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, ठीक है ना, वरुण हो गया और यम हो गया। ये आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका पूरा प्रोसेस है किस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो आपका वीनस है, वीनस मतलब शुक्र, और जो आपका यूरेनस है जिसको बोलते हैं आपका क्या, अरुण, इन दोनों का जो आपका डायरेक्शन है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है। मतलब ये ऐसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी जितने भी हैं आपके वो सारे के सारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड का मुख्यालय क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सातों के सातों जो आपकी कमांड है आर्मी की वो मैंने लिख दी है। वेस्टर्न कमांड की अगर बात करें, पश्चिमोत्तर की बात करें तो ये आपका चंडी मंदिर में देखने को मिलेगा। ईस्टर्न कमांड की अगर बात करें पूर्वोत्तर भारत की तो ये कोलकाता में देखने को मिलेगा। नॉर्थन कमांड की अगर बात करें उत्तरी, तो ये आपका उधमपुर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। सदर्न कमांड की अगर बात करें पुणे में देखने को मिलेगा, मुंबई में, ठीक है ना। और अगर बात करें सेंट्रल कमांड की, केंद्रीय की, तो ये लखनऊ में देखने को मिलेगा। आर्मी ट्रेनिंग सेंटर आपको शिमला में देखने को मिलेगा, ये जरूर याद कर लीजिए। और साउथ वेस्टर्न कमांड जो आपकी जयपुर में देखने को मिलेगा। तो इसका जो अभी ये बोल रहा है सदन, तो सदन का आपको पुणे में मिल जाएगा। दूसरी अगर बात करें, अभी जो आपके चीफ हैं वो 28 हैं, 28वें नंबर के, उनका नाम है मनोज मुकुंदा राव ने। पहले जो थे आपके उनका नाम था KM करियप्पा। उन्हीं के जब उन्होंने शपथ ली थी तभी यानी कि इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और वो मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, आप ये ज़रूर याद रखिए। और 14 जनवरी को मनाया जाता है आपका इंडियन आर्मी वेटरन डे, तो ये भी आप याद रखना। KM करियप्पा आपके सेकंड और मरणोपरांत के थे फील्ड मार्शल रहे। फील्ड मार्शल हमेशा 5 स्टार होता है। पहले जो थे वो सैम मानेकशॉ थे, जो फर्स्ट थे वो सैम मानेकशॉ थे। जो आपके 1971 जो बांग्लादेश और बोल सकते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर थी जिसमें बांग्लादेश आज़ाद होता है, उसके हीरो थे। तो ये पहले आपके फील्ड मार्शल थे। फील्ड मार्शल पे हमेशा 5 स्टार लगता है, जबकि जो आपके आर्मी का जनरल होता है उसमें 4 स्टार लगते हैं। अभी CDS के पद का भी सृजन हुआ है। CDS आपके कौन है, बिपिन रावत, ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो मैं बता दूं, मदन मोहन मालवीय ने की थी। इनके साथ आपकी एनी बेसेंट भी थी, ये भी आप याद रखना। तो इसके बारे में लिख के लाया। तो इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं। ये वाराणसी में आपका अवस्थित है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है ना। और इसे BHU के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें तो इसके लिए एक एक्ट लाया गया था 1915 के आसपास, ठीक है ना। और महामनाम पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बसंत पंचमी के दिन 1916 में क्या उपयोगिता इसका गठन कर दिया गया था। अगर दस्तावेजों की बात करें तो मदन मोहन मालवीय का केवल सामान्य रूप से संस्थापक के रूप में ही वर्णन मिलता है। जबकि अगर बात करें तो दरभंगा के जो महाराजा थे रामेश्वर सिंह, उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए काफ़ी ज़्यादा दान किया था, व्यवस्थाओं को दान किया था, ठीक है ना। और अगर बात की जाए डॉक्टर एनी बेसेंट की, ठीक है ना, तो उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की संचालन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। विश्वविद्यालय को राष्ट्र महत्व का संसाधन या संस्थान घोषित किया गया। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने विश्वविद्यालय के लिए 10 लाख रुपए का बड़ा योगदान दिया था। तो 2-4 नाम जरूर याद रखिए, मीर उस्मान अली खान जिन्होंने डोनेट किया था पैसा, एनी बेसेंट का नाम जरूर याद रखिए, और महामना मदन मोहन मालवीय का नाम याद रखिए, दरभंगा के राजा रामेश्वर का भी नाम आप याद रखिए। दुनिया का सबसे गहरा महासागर है तो ये प्रशांत महासागर है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी आपका कौन है, प्रशांत महासागर है। गहरा किस तरीके से आप बताएंगे कि जो आपका प्रशांत महासागर है उसमें मैरियाना ट्रेंच पाई जाती है। ये मैरियाना ये गर्त होती है, ठीक है ना, ट्रेंच है। और ये गर्त भी बोल सकते हैं, गर्त मतलब सबसे निचला पॉइंट। ये लगभग 11 किलोमीटर आपकी गहरी है, दुनिया की सबसे गहरी है। अगर बात की जाए तो हिंद महासागर की सबसे गहरी है आपकी सुंडा ट्रेंच, जो आपको जावा की तरफ मिलती है। वहीं बात करें कि महासागरों की संख्या कितनी है तो आपको ये 5 मिलेगी। आर्कटिक ओशन बोलेगा, मतलब आर्कटिक महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया जिसका ऐसा आकार का है, आपका हिंद महासागर जिसका आकार आपको त्रिभुजाकार देखने को मिलेगा, प्रशांत महासागर आपको देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका महासागर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं तो अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये पहले भारतीय अगर मैं बोलूँ तो पहले भारतीय आपके जो थे मूल रूप से वो थे नागेंद्र सिंह थे।
अगर अभी बात की जाए आईसीजे की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात की जाए, तो अभी वहाँ पे कार्यरत है आपके दलवीर भंडारी 27 अप्रैल 2012 से। अगर आपको मैं बता दूं तो वहाँ पे टोटल आपको 15 जजेस देखने को मिलते हैं पूरे विश्व भर से, जिनमें से एक कौन है आपके दलवीर भंडारी हैं, जिनका कार्यकाल होता है लगभग 9 साल का। 9 साल का इनका कार्यकाल होता है। 1945 में आपका आपका आईसीजे की स्थापना कर दी गई थी। ये ऑर्गन है आपका किसका, यूएन का। दलवीर भंडारी से पहले रघुनंदन स्वरूप पाठक की बात करेंगे, जो 1990 से 1991 तक रहे थे। नागेंद्र सिंह उससे पहले 1973 से 1988 तक रहे थे। सर बेनेगल राव जो थे 1952 से 1953 तक रहे थे। तो ये आप याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है ये। इस संघ के 5 मुख्य अंगों में एक है। अब देखो, जो 5 आपके प्रमुख अंग है ना, उनमें से एक आपको देखने को मिलता है। जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मिल गई, यूनाइटेड नेशन आपको सिक्योरिटी काउंसिल इकोसॉक हो गया, आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। तो ये आपके क्या है प्रमुख जो आपके क्या है अंग है, उनमें से एक है। वहीं बात करें तो इसके लिए अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 को सबसे पहले बार देखने को मिला था। इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो हैग में भी देखने को मिलेगा, जो स्विट्जरलैंड जो आपका क्या है सॉरी, ये आपको देखने को मिलेगा नीदरलैंड में, नीदरलैंड के हैग में। ये जुडिशियल कैपिटल है किसकी, नीदरलैंड की। वैसे नीदरलैंड की बात करें तो उसकी कैपिटल है आपकी एम्स्टर्डम। तो ये आप जरूर याद रखिए। और यूरोपियन कंट्री ये आपको देखने को मिलेगा फ्रांस के बगल में, ठीक है ना। और नीदरलैंड आपका बेनालक्स कंट्री है। लोलैंड कंट्रीज बोलते हैं, लॉलैंड मतलब जो जिनकी क्या है बोल सकते हैं स्थलीय सतह काफ़ी नीचे है। बेनलक्स में आपकी बेल्जियम आ जाता है, नीदरलैंड आ जाता है, लग्जमबर्ग आ जाता है। लोलैंड कंट्रीज बोलते हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखना। एटीपी की अगर बात करें तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और ये आपका एनर्जी करेंसी होता है। हमारी बॉडी में जो ऊर्जा होती है उसकी ये करेंसी मानी जाती है। और अगर एनर्जी हाउस बोला जाएगा तो वो होता है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया, उसी के अंदर ही होता है। एटीपी अगर मैं जनरेट करने की बात करूं तो लगभग 2 एटीपी आपके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से निकलते हैं। 6 एटीपी आपके 2 एनएडीएच ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से निकलते हैं। 6 एटीपी आपके ग्रूमिंग फेज से निकलते हैं। 2 एटीपी आपका क्रिप्स साइकिल से निकल जाते हैं बाहर। 18 एटीपी आपके जो 6 एडीएच और क्रिप्स साइकिल से बाहर निकलते हैं। 4 एटीपी आपके लगभग 2 एफएडीएच क्रिप्स साइकिल से निकलते हैं, जो कुल मिला के होते हैं 38। याद रखना, कई बार पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में कितने निकलते हैं, 2। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो मस्तिष्क के लिए कौन से जिम्मेदार होते हैं, सोच और शारीरिक संतुलन दोनों होते हैं। अगर मैं अपने ब्रेन को अगर क्लासिफाइड करूँ तो आपका एक ऑक्सीपिटल लोब होता है आगे की तरफ, तो ये विज़न के लिए होता है, आपके देखने के लिए। थैलेमस होता है पीछे की तरफ, ये सेंसरी रिले न्यूक्लियस होता है। सेंसर किस तरीके से आपका करेगा। सेरिब्रम की अगर बात करें तो पीछे का ब्रेन होता है, इसे आपका जो संतुलन होता है वो बनता है सेरिब्रम। इसे लिटिल ब्रेन बोलते हैं, छोटा दिमाग भी बोलते हैं, ठीक है ना। पोस्चर मेंटेनिंग के लिए, बैलेंस कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। और याद रखिए अल्कोहल सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसे करता है, ठीक है ना। शराब जो होती है सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका सेरिब्रम को करती है, जिससे व्यक्ति जो अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करता है वो क्या करता है अपने उसका जो क्या होता है बैलेंस होता है वो खराब बिगड़ जाता है। ये ब्रेन स्टेम है, ठीक है ना। ये ब्रीथिंग, स्वेलिंग और ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट के लिए आती है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये थ्रस्ट हंगर मतलब जो हमारा क्या होता है स्लिप मोड होता है या स्लिप साइकिल होती है, कितने घंटे सोना है, भूख लग रही है कि नहीं लग रही, प्यास लग रही है कि नहीं लग रही, मूड किस तरीके से होगा, ये हाइपोथैलेमस डिपेंड करता है। पैरिटल लोब की बात करें तो पीछे की तरफ ये सेंसर्स वगैरह के लिए होता है आपका। फ्रंटल लोब सबसे मेन होता है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपका देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देखने को मिलता है, इमोशंस वगैरह देखने को मिलते हैं। पीछे की तरफ जो आपको ये गोल सा दिख रहा है यहाँ पे बेसल गैंजिला होता है, ये मूवमेंट के लिए होता है आपका। और टेम्पोरल लोब जो इसके नीचे देखने को मिल रहा है इसलिए लर्निंग, मेमोरी और हेयरिंग और लैंग्वेज साइन के लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन रक्त होता है, और हीमोग्लोबिन में आपका क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड आपका 3 मुख्य चीज़ों से बनता है। एक तो प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और आपकी प्लेटलेट से ये चीज़ें बनी होती हैं। हमारे शरीर का लगभग 55% प्लाज्मा के रूप में होता है, जबकि 45% आपका सेल्स के रूप में होता है, जिसमें से 44% तो आपके लिए आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ, जबकि 1% के आसपास आपकी वाइट ब्लड सेल जिन्हें बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ, और कौन सी होती हैं आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। वही बात करें तो ये देखो रेड ब्लड सेल आपकी 45% के आसपास होती है, इसको एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, प्लेटलेट्स को आपका थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। हीमोग्लोबिन में Fe की मात्रा होती है, याद रखना। और एक और चीज़ है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो घुलनशील होती है, जैसे ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा होती है हमारे किसके साथ, लंग्स के साथ, जो क्या करता है हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। जो आपके व्हीकल्स होते हैं, ठीक है ना, ट्रक वगैरह होते हैं, ट्रक गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं।
सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, पर ज़्यादातर इसका भाग जो लगता है वो बांग्लादेश में लग जाता है। ठीक है ना। ये आपकी मैं बता दूं तो ये रामसर साइट है, ये भी आप याद रखना, रामसर साइट है। दूसरी बात आपने याद रखना है कि सुंदरबन डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो सुंदरबन डेल्टा में जूट की खेती होती है, ठीक है ना, बोरा बनाने के लिए। तो इसमें बांग्लादेश हो गया, जैसे भारत काफ़ी ज़्यादा अग्रणी स्थान रखते हैं। यहाँ पे जो ये पेड़ पाए जाते हैं कि जड़ें बाहर की तरफ निकली होती है, जिन्हें न्यूमेटोफोरस बोलते हैं, न्यूमेटोफोरस बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सख्त होती हैं, ये आप याद रखना। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपका कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। और एक चीज़ और है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पे आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करूं गौतम बुद्ध कब पैदा हुए तो 563 ईसा पूर्व में आपका गौतम का जन्म हुआ था। गौतम से संबंधित मैंने कुछ बातें लिखी हैं यहाँ पे। 563 ईसा पूर्व में जन्म, लुम्बिनी नामक गांव के आसपास, कपिल वस्तु लुम्बिनी के पास है, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, और नेपाल की बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, ठीक है ना, राज्य कपिल वस्तु था। उनकी माता का नाम महामाया था, ठीक है ना, जो देवदाह की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध बचपन से एकांत प्रिय, मननशील और दयावान प्रवृत्ति के थे। 16 साल की उम्र में गौतम बुद्ध की शादी राजकुमारी यशोधरा से हुई थी। उनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ का समस्त सुख प्राप्त, उनको सारे सुख प्राप्त थे, शांति प्राप्त तथा, परंतु देखो सुख प्राप्त थे पर शांति उन्हें नहीं मिली। एक रात वो अपने पुत्र व पत्नी को छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ को बिहार के गया के स्थान पर एक वट वृक्ष जो था, बौद्ध वृक्ष जिसे बोला जाता है, 7 दिन रात क्या समाधिस्थ रहे और उनके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। सिद्धार्थ को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोध गया बोलते हैं, ठीक है ना। और जिस वृक्ष के नीचे हुई थी, जिस वट वृक्ष हुए बरगद के पेड़ के नीचे, सॉरी पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, उस पेड़ को बौद्ध वृक्ष बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला, देखो ये भी पूछा जाता है, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है ना, तथा अपने 5 साथियों के साथ वो वहाँ पर थे। इनके शिष्य पंचवर्गीय कहलाए थे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। और इनके जो गुरु थे उनका नाम आलार्क राम था और रुद्रक रामपुत्र इनके गुरुओं का नाम था। गौतम बुद्ध ने अपनी सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, ठीक है ना, और श्रावस्ती जगह है। और गौतम बुद्ध ये बिहार में ही है आपका। गौतम बुद्ध ने पहले उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन के पर दिया था। वहीं अगर बात करें तो बौद्ध धर्म विश्व के सबसे प्रमुख धर्मों में से एक है। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं को विवरण करते हुए ललित विस्तर, बुद्ध चरित, महावस्तु और सुत्त निपात से मिल जाएगा। इनके बारे में जो जिक्र है वो इन किताबों में मिल जाता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार सम्राट अशोक ने किया था, पर ये श्रीलंका की तरफ था। दूसरे कनिष्क आते हैं जो कुषाण वंशी थे, ये बौद्ध धर्म को फैलाते हैं ऊपर की तरफ, जैसे चाइना हो गया आपका, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इस तरफ फैलाते हैं। तो ये आप याद रखना। वंदे मातरम की अगर बात करें तो ये राष्ट्रगान था, इसके रचयिता था आपके राष्ट्रगीत है यार, ये वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है, यहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है ना। यहाँ तक मैं बता दूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा विवाद का विषय है। जो आपके नरम दल था और जो आपका गरम दल था उसके बीच यही विवाद था कि जो नरम दल के नेता थे वो जनगण मन को आपका नेशनल एंथम बनाना चाहते थे, राष्ट्रगान, जबकि गरम दल के नेता वंदे मातरम को, ठीक है ना। अगर वंदे मातरम की बात करें तो ये सन्यासी विद्रोह था, ठीक है ना, उस पर आधारित जो आपका क्या था, आनंद मठ था, उसमें इसका जिक्र मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में लिख के लाएंगे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। 1838 से 1894 तक ये पहले आपके ऐसे हिंदुस्तान जिन्होंने इंग्लैंड की रानी के भारतीय उपनिवेश को अपने अधीन में लेने के बाद 1858 में डिप्टी कलेक्टर के पद में नियुक्ति ली थी। 1891 में रिटायर हुए तथा अंग्रेज शासकों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी, ये भी याद रखना, ठीक है ना। जो इन्होंने गीत लिखा वही 1875 में लिखा, 1875 में लिखा गया था। बांग्ला और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया था। यह गीत बाद में बंकिम ने अपने प्रसिद्ध लेकिन विवादास्पद आनंद मठ 1885 में जोड़ दिया था। इस गीत से जुड़ा एक रोचक तथ्य है कि जिन प्रतीकों और जिन दृश्यों का जिक्र वे करते हैं वे सब बंगाल की धरती से ही संबंधित है, ठीक है ना। वंदे मातरम में इस गीत में बंकिम ने 7 करोड़ जनता का उल्लेख किया है जो समय बंगाल प्रांत है, जिसमें उड़ीसा बिहार शामिल था। याद रखना उस समय बंगाल में बात करें तो पूरा आसाम का रीजन हो गया, बिहार उड़ीसा का रीजन हो गया, सारा आता था। इसी तरह अरविंदो घोष ने इसका अनुवाद किया जो बंगाल का राष्ट्रगीत का टाइटल दिया। प्रसिद्ध बांग्ला लेखक नरेश चंद्र देश सेन गुप्ता ने, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ में आनंद मठ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, उन्होंने साफ लिखा कि इस गीत को पढ़ने के बाद यह जानकर दुख होता है कि बंकिम बांग्ला राष्ट्रवाद से इतने ग्रस्त थे कि उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद की परवाह नहीं थी। तो सेंट्रिक ज़्यादा माना गया बंगाल की तरफ, किसको, बंकिम चंद्र चटर्जी को। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना।
बात अगर करें कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की, तो उसका नाम भाखड़ा नागल आपका है, हिमाचल है। सतलज नदी पर ये बसा हुआ है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर हाईएस्ट डैम की बात करूँ भारत के, तो उसका नाम आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है आपका टिहरी डैम। तो वो हाइट 260.5 मीटर की है, लेंथ इसकी 575 किलोमीटर की भागीरथी और भिलंगना के तट पर ये बसा हुआ है, उत्तराखंड में इसका है। और 2006 से ये आपका क्या है, फेस में है। लॉन्गेस्ट डैम की बात करें तो हीराकुंड डैम है उड़ीसा में, 25.79 किलोमीटर की लंबाई इसकी। और आपका अगर मैं बात करूँ तो महानदी पर आपका अवस्थित है, 1953 में बना था। सबसे पुरानी की बात करें तो एनटीपीसी पेपर में भी पूछा गया था, जिसका नाम था कल्लानेरी डैम। ये तमिलनाडु में, ये कावेरी रिवर में बना हुआ है। और आज से लगभग अगर पूछा जाएगा तो लगभग 2000 साल पहले की बात है, वो 100 AD से 100 BC के बीच में ये बना था। कुछ डैम्स की बात करें तो भवानी सागर डैम की बात करें तमिलनाडु में भवानी रिवर पर। तुंगभद्रा की बात करें तो कर्नाटका में तुंगभद्रा रिवर पर। रिहंद डैम आपका उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट, रिहंद नदी पर बसा हुआ है। मैथॉन डैम है जो आपका झारखंड बराकर रिवर पे। कोयना डैम महाराष्ट्र में। बिलासपुर डैम आपका राजस्थान बानस में। वहीं बात करें मैथुर डैम की, तो ये आपका तमिलनाडु। कृष्ण कृष्ण कृष्णराज सागर जो आपका डैम है, ये कर्नाटक कावेरी नदी पर है। इंदिरा सागर डैम है आपका मध्य प्रदेश नर्मदा रिवर पर है। और अगर बात करूँ चेरुथोनी डैम केरला आपका यहाँ पर है। सरदार सरोवर की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में आपका नर्मदा रिवर पर। नागार्जुन सागर डैम है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृष्णा रिवर पर तेलंगाना में देखने को मिलेगा। हीराकुंड डैम उड़ीसा महानदी पर है। भाखड़ा नागल अगर बात की जाए तो पंजाब हिमाचल की बॉर्डर पे सतलज रिवर पे। टेरी डैम की बात करें तो उत्तराखंड भागीरथी रिवर पर है। तो ये था आज का टॉपिक, होप कि आपको पसंद आया होगा। और धीरे धीरे करके ही मैं वीडियो लाऊंगा आर्मी से रिलेटेड, और हो सकता है कुछ टॉपिक से आगे जाके बात की जाए। एक टॉपिक मैंने तैयार किया है जो आपका विटामिन से संबंधित होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे। और उस टॉपिक में जब बात करेंगे तो उस वीडियो को भी मैं जल्दी डाल दूँगा, तो उस पर भी आप नज़र बनाए रखें और अपडेटेड रहें। जब जब मैं वीडियो डालूँ तो आप ज़रूर उन्हें देखें, मैं शेयर कर दूँगा PDF, मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, और व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप है उस पर भी आपका शेयर कर दिया जाएगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।